नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको हम कहते हैं एनपीसीएल उसका प्रीवियस ईयर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा क्योंकि एनपीसीएल का एग्ज़ाम आने वाला है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू 2 होता है या फिर पाई इंटू एफ होता है या 2 पाई एफ होता है या 2 पाई स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर होगा जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 × पाई × एफ। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है उसका यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड है या हॉर्ज है या रेडियन हॉर्ज है या हॉर्ज आवर है, हॉर्ज पर आवर है। तो इसका आंसर होगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेडियन पर सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी एट व्हिच रेजोनेंस ऑकर इन ए सर्किट इज कॉल्ड। देखो किसी भी सर्किट में जब वो सर्किट क्या होता है ना, रेजोनेंस होता है, उस कंडीशन में जिस फ्रीक्वेंसी में वो सर्किट रेजोनेंस होता है उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या फ्रीक्वेंसी, कौन सा फ्रीक्वेंसी कहेंगे? उसको हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी कहेंगे या हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहेंगे या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे या लो फ्रीक्वेंसी कहेंगे? तो इसका आंसर होगा जिस फ्रीक्वेंसी में किसी भी सर्किट रेजोनेंस बनता है, रेजोनेंस होता है, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो रेजोनेंट कब होता है? देखो मान लो ये हमारा एक आरएलसी सर, ये आर है, ये एल है और ये सी है, ये हमारा एक आरएलसी सर्किट है। ये हमारा इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस और इधर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जब जिस फ्रीक्वेंसी में एक्सएल और एक्ससी दोनों क्या होगा? बराबर इक्वल होंगे। एक्सएल का वैल्यू जितना होगा उतना ही वैल्यू एक्ससी का वैल्यू होगा जिस फ्रीक्वेंसी में, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और उस सर्किट को, जिस सर्किट में एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होता है, उस सर्किट को हम क्या कहेंगे? रेजोनेंट सर्किट कहेंगे और उस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट रेजोनेंस मीन्स एक्सएल इक्वल टू एक्ससी। मैंने अभी बताया एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, ये रेजोनेंट कंडीशन होता है। तो एट रेजोनेंस इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज डैश ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू। देखो जब किसी सर्किट रेजोनेंस होता है मीन्स एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होता है, उस कंडीशन में उस सर्किट का जो इम्पीडेंस होता है जेड, इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या होता है? उस सर्किट में इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या होता है? दोनों इक्वल होते हैं या एक्सएल इम्पीडेंस ज़्यादा होता है या इम्पीडेंस कम होता है या नॉट इक्वल टू या बराबर नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा जब चाहे वो सीरीज रेजोनेंट सर्किट हो या पैरेलल रेजोनेंट सर्किट हो, रेजोनेंट सर्किट है मीन्स क्या होता है ना, इम्पीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस होता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और इसका पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी 1 ही होता है, क्योंकि पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? आर डिवाइड बाई जेड होता है इसका फॉर्मूला। अगर ये आर और जेड दोनों अगर बराबर होंगे तो इक्वल टू 1 ही होगा। तो इसीलिए जो पावर फैक्टर होता है रेजोनेंट सर्किट का वो हमेशा यूनिटी ही 1 ही होता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सर्किट हैज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर 50 किलोहर्ट्ज और ए बैंडविड्थ है 50 किलोहर्ट्ज, उसका क्यू फैक्टर कितना होगा उस सर्किट का? देखो इधर क्या क्या देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना है? फॉर 50 किलोहर्ट्ज। उसके बाद बैंडविड्थ का वैल्यू कितना है? BW बैंडविड्थ 50 किलोहर्ट्ज। तो इसका क्यू फैक्टर क्या है? तो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ। इसको भी याद रखो फॉर्मूला। क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना है? 450 किलोहर्ट्ज डिवाइड बाय बैंडविड्थ 50 किलोहर्ट्ज। इसको कैंसिल करेंगे तो 9 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड रेजोनेंट सर्किट, टैंक सर्किट और ट्यून सर्किट। इनमें से कौन सा सर्किट को हम रेजोनेंट सर्किट कहेंगे, टैंक सर्किट भी कहेंगे या ट्यून सर्किट भी कहेंगे?
RL रजिस्टर इंडक्टर सर्किट को, या इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट को, या रेजिस्टेंस कैपेसिटर रजिस्टर कैपेसिटर सर्किट को, या रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट को। तो इसका आंसर होगा ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेजोनेंट सर्किट हो या टैंक सर्किट हो या ट्यून सर्किट हो, इसको LC सर्किट जिसको इंडक्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ ए सर्किट डैश व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। देखो किसी भी सर्किट में जब फ्रीक्वेंसी क्या होता है इंक्रीज होता है, उस कंडीशन में कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होगा। देखो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू पाई इंटू एफ इंटू सी। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, सी है कैपेसिटेंस है। क्वेश्चन में क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, देखो ये फ्रीक्वेंसी है, इसका वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू कम होगा, क्योंकि दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जब किसी भी सर्किट में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इंक्रीज होता है तब उस सर्किट का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है उसका वैल्यू कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू व्हिच एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अटेन्स ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। देखो मान लो ये हमारा एक वोल्टेज या करंट का एक वेव फॉर्म सर्किल है, तो कौन सी कंडीशन को जब मैक्सिमम वैल्यू होता है, ये जो अल्टरनेटिंग है इसका मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू है, ये मैक्सिमम कंडीशन है। ये पॉजिटिव में ये जीरो लाइन है, इससे ऊपर जो होगा पॉजिटिव रहेगा, नीचे जो रहेगा नेगेटिव रहेगा। तो ऊपर में ये मैक्सिमम पॉजिटिव है, नीचे ये हमारा मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है। तो इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, एवरेज वैल्यू कहेंगे, या पीक वैल्यू कहेंगे, या RMS या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहेंगे, या इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहेंगे। तो देखो ये जो होता है इसको हम पीक वैल्यू ही कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश वैल्यू ऑफ ए साइनसोडियल वोल्टेज इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ DC वोल्टेज दैट कॉजेस इक्वल अमाउंट ऑफ हीट ड्यू टू द सर्किट फ्लोइंग इन द थ्रू रेजिस्टेंस। देखो मान लो किसी भी सर्किट में हम एक AC करंट फ्लो कर रहे हैं, तो वैसे ही DC भी अगर फ्लो करेंगे, मान लो ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा एक कंडक्टर वायर है, इसके थ्रू हम पहले AC करंट फ्लो करेंगे। जब AC करंट फ्लो करेंगे तो इसके चारों तरफ कुछ हीट प्रोड्यूस होगा, उसके बाद इस सर्किट में हम DC भी फ्लो करेंगे तो इसमें DC में भी कुछ हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये कौन सा वैल्यू है जिसमें क्या होता है ना, चाहे AC भी हो या DC हो, सेम अमाउंट ऑफ हीट इस कंडक्टर के ऊपर प्रोड्यूस होगा। तो वो होता है हमारा जो एवरेज वैल्यू होता है, जो एवरेज वैल्यू होता है उस वैल्यू से क्या होता है ना, जो AC में भी जितना हीट प्रोड्यूस होगा DC में भी उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, परमियंस ऑफ ए मैग्नेटिक सर्किट इज डैश टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो मान लो ये हमारे मैग्नेटिक सर्किट है, इसमें जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स परमियंस क्या होता है, किसी भी जैसे कि किसी भी वायर में जो कंडक्टेंस होता है उसका काम क्या होता है ना, जिस कंडक्टर में कंडक्टेंस जितना ज़्यादा रहता है उसमें करंट उतना ही आसानी से फ्लो होता है। ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस होता है, जिस मैग्नेटिक सर्किट का परमियंस जितना ज़्यादा होता है मैग्नेटिक फ्लक्स भी उतनी आसानी से फ्लो होता है। तो ये जो मैग्नेटिक परमियंस होता है ये उस मैग्नेटिक मटेरियल का क्रॉस सेक्शन के साथ क्या रिलेशन रहता है, अगर क्रॉस सेक्शन ज़्यादा रहेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी उतनी आसानी से फ्लो होगा, तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज 0.02 सेकेंड व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी। देखो टाइम पीरियड कितना है 0.02 सेकेंड, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा। देखो फ्रीक्वेंसी इजिकल टू हम सब जानते हैं, फ्रीक्वेंसी इजिकल टू ये 1 टाइम पीरियड। तो ये फिर फॉर्मूला भी याद रखो, 1/0.02 होगा, क्योंकि टाइम पीरियड कितना है 0.02। तो 1/2/100 भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसको 100/2 भी लिख सकते हैं, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 50 आएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी 50 और जितना करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर कोर रिएक्टर
आर ऑल्सो नॉन एज, जो एयर कोर रिएक्टर होता है उसको हम अनशील्डेड टाइप रिएक्टर कहते हैं, या ऑयल इमर्स्ड टाइप रिएक्टर कहते हैं, या मैग्नेटिकली शील्डेड रिएक्टर कहते हैं, या आयरन कोर रिएक्टर कहते हैं। तो इसका आंसर होगा जो आयरन कोर, एयर कोर रिएक्टर मीन्स देखो जिसमें कोई भी कोर नहीं रहता है। अगर हम कहेंगे आयरन कोर तो जो कोर होता है वो आयरन का होता है। तो एयर कोर मीन्स क्या है ना, इसमें कोई भी कोर नहीं है, सिर्फ बीच में एयर ही रहता है, तो इसको हम अनशील्डेड टाइप रिएक्टर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटिव ससेप्टेंस इज ए मेजर ऑफ एन। देखो जो कैपेसिटिव ससेप्टेंस होता है, देखो एक बात याद रखो, जैसे कि हमारा इम्पीडेंस का क्या होता है, इम्पीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस प्लस जे इंटू रिएक्टेंस, ये होता है उसका फॉर्मूला। उसके बाद अगर हम इस इम्पीडेंस को अपोजिट करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, एडमिटेंस। इम्पीडेंस का जस्ट याद रखो, जो इम्पीडेंस होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है एडमिटेंस। एडमिटेंस इक्वल टू क्या होगा, ये जो आर है ये रेजिस्टेंस, इसका अपोजिट होगा, इसका अपोजिट क्या है, रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस है, प्लस जे रहेगा, ये जो रिएक्टेंस है इसका अपोजिट क्या होता है, ससेप्टेंस। ससेप्टेंस तो ये जो ससेप्टेंस है इसका काम क्या होता है, ये प्योरली ये कैपेसिटिव ससेप्टेंस है। तो ये कैपेसिटिव ससेप्टेंस है, तो कैपेसिटिव ससेप्टेंस इसीलिए क्या होता है ना, प्योर कैपेसिटिव सर्किट होगा, और इसका एबिलिटी क्या होगा, करंट पास, एबिलिटी टू पास करंट। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करंट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फेज एंगल ऑफ ए सीरीज आरएलसी रेजोनेंट सर्किट। देखो मैंने अभी बताया रेजोनेंट मीन्स क्या है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होगा। तो इसमें फेज एंगल क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, 45 डिग्री रहेगा, या 30 डिग्री रहेगा। तो इसका आंसर होगा किसी भी आरएलसी सीरीज सर्किट जब रेजोनेंस होता है उस कंडीशन में फेज एंगल 90 डिग्री रहता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कोयल विथ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्न हैज ए स्पेसिफाइड टाइम कांस्टेंट। देखो नंबर ऑफ टर्न मीन्स ये इंडक्टिव सर्किट होगा, तो इंडक्टिव सर्किट का टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, इंडक्टेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ये होता है उसका फॉर्मूला टाइम कांस्टेंट का। टाइम कांस्टेंट जिसको हम क्या कहते हैं, टाउ कहते हैं, इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर, या इंडक्टेंस बाई रेजिस्टेंस। इसमें क्या है, अगर नंबर ऑफ टर्न डबल होता है, ये जो तब क्या होता है, टाइम कांस्टेंट क्या होगा। देखो अगर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होता है तो इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, इंडक्टेंस जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न के साथ डायरेक्टली स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ये डबल होगा तो इंडक्टेंस क्या होगा, 4 टाइम होगा, और अगर लेंथ ज़्यादा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस 2 टाइम होगा, तो 2 टाइम होगा। तो ये 4 टाइम से 2 टाइम कैंसिल होने से क्या होता है ना, बिकेम डबल होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।